बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर आतिफ महमूद। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन क्या है फिजिक्स का, और फिजिक्स के अंदर हमने किन किन लेवल्स को डिवाइड किया हुआ है, जिनको हमने आगे जाकर पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सफर में हमने पढ़ना है। बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको ये जरूरत पड़ती है कि आप ये जानें कि हाउ टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मेरे सबसे पहला लेक्चर है मैंने दिया था, आप जरूर उसको वॉच करें ताकि आपको पता चले कि फिजिक्स की आपको क्यों जरूरत है। आज फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि हर वो क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हर वो चीज जिसे मेजर किया जा सके, इससे मुराद ये है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आपको किसी शख्स को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा उसको कितना आता है, तो आप क्या बताएंगे कि उसे गुस्सा 5 मीटर आता है। तो इसका मतलब है कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, यानी कि दोज क्वांटिटीज which can be measured। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली साइंस ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला पहले चल रहा था साइंस को जब हम पढ़ा करते थे वो था मेजरमेंट्स का। तो फिजिकल क्वांटिटीज को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम ये जान सकें कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे मेजर किया जा सकता है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा है मेरे बच्चे बेस क्वांटिटीज, दूसरा हिस्सा है डिराइव्ड क्वांटिटीज, थर्ड है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। इन 3 क्वांटिटीज की जो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, इनको हम अलहदा अलहदा पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, और आगे थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये 3 क्वांटिटीज हमें कैसे हेल्प आउट करने वाली हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को। तो सबसे पहले जानते हैं, आइए बेस क्वांटिटीज किसे कहते हैं। बेस क्वांटिटीज मेरे बच्चों ऐसी क्वांटिटीज, बेस से अगर बुनियादी मतलब लिया जाए तो बनता है, बेस से मतलब होता है बुनियाद, किसी भी चीज की जब हम बुनियाद रख रहे होते हैं। तो बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको किसी भी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं पड़ती, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको अकेले इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है those quantities which can be described, represented or defined independently
साइंस में बेटा जब हम पहले पढ़ा करते थे क्वांटिटीज के बारे में, तो ये एक बड़ा मसला था कि हम ये जान सकें कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए साइंस ने सबसे पहले जब चीजों के बारे में सोचना शुरू किया तो 1960 यानी कि 1960 में जो साइंस की जर्नल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने फाइनलाइज किया कि हमें क्वांटिटीज को कैटेगराइज करना चाहिए कि टोटल आज तक हमने जितनी मेजरमेंट्स कर ली हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, और उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए ताकि दुनिया के तमाम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आया जा सके, मेजरमेंट के एक ही निजाम में लेके आया जा करे। तो उसमें जो पहला कदम था वो था बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को हम इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चों। इनकी टोटल 7 तादाद है, यानी कि बेस क्वांटिटी जो है टोटल कितनी है 7। और इन 7 क्वांटिटीज की जो लिस्ट है उनमें जो सबसे बेसिक है वो है लेंथ, दूसरी है मैस, तीसरी है टाइम। आज तक बेटा हमने इन बेस क्वांटिटीज को 7 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 7 बेस क्वांटिटीज हैं टोटल। लेंथ, मास और टाइम सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं, और यही आपके 11वीं और 12वीं के जो कोर्स है उसमें ज्यादातर आपको यही क्वांटिटीज देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जिन क्वांटिटीज से आपको सामना करना पड़ सकता है वो है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, and the 7th one is luminous intensity। तो ये टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं मेरे बच्चे। अगर आप इन क्वांटिटीज को याद कर लेते हैं तो यहीं से आपकी बुनियाद बनेगी मेजरमेंट्स की, और आप ये जान सकेंगे कि आगे आप फिजिक्स में जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन करवाया था, मोशन के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में या करंट के बारे में, वहां आपको हर जगह मेजरमेंट करनी पड़ेगी डिफरेंट क्वांटिटीज की, डिफरेंट पैरामीटर्स की। तो उन सब की क्वांटिटीज को जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे, उन सब का जो माखिज है, जो बुनियाद है, वो ये 7 क्वांटिटीज हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको इंडिपेंडेंटली डिफाइन ना किया जा सके। डेफिनेट बात है, जैसे हमने बेस क्वांटिटीज में पढ़ा कि इनको इंडिपेंडेंटली आजादाना जाहिर करवाया जा सकता है, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंटली डिराइव नहीं की जा सकती। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन लिखें, मैं आपको बताता हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल। डिराइव्ड क्वांटिटी की जो एग्जांपल है हमारे पास वो है फोर्स। फोर्स का जो फार्मूला है वो है ma। मास m से मुराद है। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मास, वेलोसिटी और टाइम से मिलकर बनी हुई है। अगर आप गौर करें तो इसमें मैस और टाइम 2 बेस क्वांटिटीज हैं जिनसे मिलकर ये फोर्स बनी हुई है, यानी कि एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज से मिलकर डिराइव्ड क्वांटिटीज बन रही हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हम कर सकते हैं बच्चों? वो ये कि those quantities which cannot be
डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली या डिफाइन इंडिपेंडेंटली, इनको नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसा कि हमने पढ़ा बच्चे कि बेस क्वांटिटीज की जो तादाद है वो 7 है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर अनलिमिटेड। अब तक बेशुमार डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जा चुकी हैं और हम वक्तन फवक्तन जैसे नई चीजों से रोशनास होते जा रहे हैं, उनको मेजर करने के लिए हम नई डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी बनाते जा रहे हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड में पूछा जाता है कि मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए चीजें बताने जा रहा हूं क्योंकि पहले चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन बोर्ड में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में टॉपिक्स को पढ़ें और समझें। तो व्हाट डज फिजिकल क्वांटिटी possess, एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या होना जरूरी है जिससे ये पता चल जाएगा कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके लिए बेटे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट उसको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। एंड सेकेंड वन इज प्रॉपर यूनिट। इन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड को हम जो वर्ड दूसरा यूज कर सकते हैं इसकी जगह वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद ये है, फर्ज करते हैं कि आप किसी दुकानदार से चीनी परचेज करने गए हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि मुझे 5 चीनी चाहिए, तो उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये 5 से क्या मुराद है। तो हो सकता है वो आपके घर में 5 ट्रक भिजवा दे, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर यूनिट बताते हैं, ये प्रॉपर यूनिट से क्या मुराद है ये भी मैं आपको बताता हूं बाद में। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड जरूरी है एंड द सेकंड थिंग इज यूनिट। यूनिट की जो डिस्कशन है वो हम बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करने के बाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि कितनी अमाउंट में वो फिजिकल क्वांटिटी नापी गई है, मेजर की गई है, उसे उसकी क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और जो यूनिट है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने उस मैग्नीट्यूड को जो बताया है, यानी कि आपने अगर किसी चीज का फासला मेजर किया है तो वो फासला 1 मीटर है या 1 किलोमीटर है या फिर 1000 कई माइल्स है, वो आप बताते हैं उसको कि किस यूनिट के अंदर आपने उसको मेजर किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड जो यूज किया वो प्रॉपर यूनिट का यूज किया। एक और कौन वजह भी है प्रॉपर यूनिट का वर्ड यूज करने की, मैं आपको बताता हूं। इस फार्मूले से आपको एक चीज मिलेगी, वो है यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू के। यूनिट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूमेरिकल वैल्यू से। इससे क्या मुराद है, जैसा कि आपने अगर किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है तो वो डिस्टेंस अगर आपने उसे लिखा है 3 किलोमीटर, मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस कितने मीटर्स है, तो ये किलोमीटर को जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3000 मीटर। तो बच्चे आपने नोट किया कि अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में ट्रांसफर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हमने मेजर की हुई है, तो जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 से कितनी हो गई है, 3000, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर यूनिट बड़ा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, और अगर यूनिट छोटा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी।
तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर वर्ड यूज किया था कि हम यहाँ पर जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ अप्रोप्रिएट प्रॉपर यूनिट का होना लाजमी है। अगर प्रॉपर यूनिट से मुराद मेरा दूसरा मकसद वर्ड ये यूज करने का ये था कि अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट 3 लीटर है, तो हाइट को तो हम लीटर्स में मैयर नहीं करते ना मेरे बच्चे, इसे हम मैयर करते हैं किसके अंदर, फुट के अंदर या फिर मीटर्स के अंदर मैयर करते हैं। ये एक डिस्टेंस होता है किसी भी शख्स की जो हाइट होती है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो गंदम है वो 5 लीटर है, तो गंदम का भी कोई लीटर या वॉल्यूम तो नहीं होता, उसे भी हम किसके अंदर मैयर करते हैं, मास के अंदर। दैट्स व्हाई अ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव two things, the one is magnitude and the second one is proper unit। उम्मीद है बच्चे आपको ये फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसकी इन दो टाइप्स का। जो थर्ड टाइप है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को पजेस करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको सीखने की जरूरत है वो ये है कि इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें जो प्रॉपर यूनिट्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। बच्चे इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। आज जो साइंस यूनिट्स यूज करती है वो सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स हैं, लेकिन इससे पहले जो यूनिट्स यूज हुआ करते थे उन्हें हम कहते थे इंपीरियल यूनिट्स। इंपीरियल यूनिट्स इंपीरियल से मुराद इंग्लिश यूनिट्स, क्योंकि यूरोप के अंदर ये यूनिट यूज होते थे तो इंग्लिश यूनिट्स भी इन्हें कहा जाता है। या फिर इनका एक अदर नेम था कि किंग्स जो होते थे उनके नाम से ये यूनिट्स हुआ करते थे। इन इंपीरियल यूनिट्स में जो चंद एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक है हमारे पास इंच, दूसरा है हमारे पास फुट, तीसरा है हमारे पास यार्ड। जो इंच होता था उसे उस वक्त हमारे एक फिंगर का, ये जो अंगूठा है फर्स्ट करें तो इसका जो एक हिस्सा था, एक पोर्शन, इसे इंच कहा जाता था। लेकिन बच्चों यूनिट ऐसा होना चाहिए, आज के दौर में जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि यूनिट की वैल्यू डेफिनेट होनी चाहिए और फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें तो हर बंदे के जो फिंगर्स हैं उनका साइज डिफरेंट होता है, तो इट मीन्स जो इंच का साइज है वो वेरिएबल है, ये बदल सकता है। तो इसीलिए हमें इस इंच के यूनिट को छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से जो फुट है, फुट किसी भी शख्स के पांव की जो लंबाई होती थी उसको कहा जाता था, और जो यार्ड है वो किसी शख्स के बाजू की जो लंबाई थी उसे कहा जाता था। लेकिन बाद में इन यूनिट्स को छोड़ दिया गया, इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल थे, हर शख्स की बाजू की लंबाई, उंगलियों की लंबाई और पांव की लंबाई बदल जाती थी। लेकिन कुछ कंट्रीज आज भी इन यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि अमेरिका तो अपनी बादशाह कायम रखने के लिए ऐसे करता है। हाँ, लेकिन उन्होंने इन यूनिट्स को प्रॉपर डिफाइन कर दिया कि इंच से क्या मुराद है उनका। लेकिन बच्चों एसआई सिस्टम जो फिजिक्स है आपकी, वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करती है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जो 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने जिक्र किया, उसके अंदर इन यूनिट्स को फाइनलाइज किया गया। जो यूनिट्स थे हमारे पास, इन इंपीरियल यूनिट्स को छोड़कर बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स बनाए गए उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स बनाए गए उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। जैसा कि बेस यूनिट्स अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम यही कहेंगे, द यूनिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। यानी कि ये वो यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बाकी तमाम क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। जिस तरह बेस क्वांटिटीज 7 टाइप्स की हैं, इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट्स भी 7 टाइप के हैं। जो पहली बेस क्वांटिटी है वो लेंथ है। लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर और इसका सिंबल है एम। जो मैस का यूनिट है वो है किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी। जो हमारे पास टाइम का यूनिट है वो है सेकंड
और इसका सिंबल है स्मॉल एस। ये बच्चों मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 2 नंबर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि राइट द नेम ऑफ द यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स, तो आपको ये सिंबल्स भी याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, इसका यूनिट है केल्विन एंड इट्स सिंबल इज के। उसके बाद है करंट, दैट इज एम्पेयर और इसका सिंबल है ए। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से। एंड द लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट है कैंडिला और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है CD से। बच्चों इन 7 बेस यूनिट्स को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में जहन नशीन कर लें, क्योंकि यही 7 बेस यूनिट्स हैं जो कि आगे आपकी पूरी फिजिक्स की क्वांटिटीज को बनाने वाले हैं। तो वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं उन्हें बेस यूनिट्स कहा जाता है। और ये जो यूनिट्स होते हैं इनकी तादाद भी 7 होती है और ये यूज होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के तौर पर। स्टैंडर्ड यूनिट से क्या मुराद है, हम जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करने लगते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसे हम किस चीज से कंपेयर करके मेजर करने लगे हैं। तो अगर किसी शख्स ने पहली बार 1 मीटर बनाया होगा, जैसा कि लेंथ का यूनिट है मीटर, तो उसने ये यूनिट मीटर बनाया होगा तो उसने डिफाइन किया होगा कि 1 मीटर से हमारा क्या मुराद है। बाकी दुनिया के तमाम मीटर्स जो बने वो उसी 1 मीटर से कंपेयर करके बनाए गए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या प्रोसीजर है उसको मेजर करने का, ताकि हमें पता चले कि ये स्टैंडर्ड यूनिट से क्या मुराद है। उसके अलावा बच्चे जो चंद क्वेश्चन करते हैं इन बेस यूनिट्स के बारे में वो ये है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर किलोग्राम के यूनिट्स तो ग्राम भी हैं, उसके बाद टन भी है, तो हम किलोग्राम ही को बेस यूनिट क्यों बना रहे हैं? बेटे हम हमेशा उसी यूनिट को बेस यूनिट बनाते हैं जिसे ह्यूमन सेंसेस इजीली मेजर भी कर सकें और उसे अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो अगर आप देखें ग्राम एक छोटी सी क्वांटिटी है, उसे मेजर करना हमारे लिए जरा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन किलोग्राम को मेजर करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इस तरह से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर क्यों है? देखें बच्चे, अगर आप अपनी हाइट देखें तो हमारी हाइट तकरीबन 1.8 मीटर या 2 मीटर्स के अराउंड आसपास होती है। तो ये हमारी अप्रोच के करीब है। जैसे मैंने कहा कि हम इजी यूनिट्स को हमेशा बेस यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारी मेजरमेंट के दौरान उनको रिप्रेजेंट करना आसान रहे। अब हम बेस यूनिट्स को सीखने के बाद ये सीखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें किन किन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो डिराइव्ड यूनिट्स बिल्कुल वही डेफिनेशन होगी जैसा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज की थी कि दोज यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ बेस यूनिट्स या ऑन द बेसिस ऑफ अदर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इसकी मिसाल कौन कौन सी है? अगर आप डिराइव्ड यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालने लगते हैं तो आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए उस क्वांटिटी का फार्मूला, तो फिर आपके लिए उन यूनिट्स को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, अगर आप इनका यूनिट जानना चाहते हैं तो आपको इनका फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चों? मीटर। और विड्थ का क्या यूनिट है? मीटर। तो इसीलिए इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर स्क्वायर। देखा बच्चे, अगर आप किसी बेस क्वांटिटी का यूनिट जानते, फार्मूला जानते हैं तो आप आसानी के साथ उसका यूनिट जान सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से वॉल्यूम क्या है? इसका जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ हो या विड्थ हो या फिर हाइट हो, इन सब का यूनिट मीटर है, क्योंकि ये तीनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका बेस यूनिट मीटर है। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। इसी तरीके से बच्चे
जो थर्ड क्वांटिटी में लिखने लगा हूं यहां पर वो है फोर्स। अगर आप फोर्स का फार्मूला जानते हैं तो बड़ा आसान है इसका डिराइव्ड यूनिट निकालना। फोर्स का फार्मूला है ma। आप ए से पहले हम इसका फार्मूला लिखने से पहले यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है। एक्सेलरेशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी का क्या यूनिट है। जरा देखें, वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो होता है ये बराबर होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम का क्या यूनिट है, सेकंड। तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चे एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास का क्या यूनिट है, किलोग्राम। तो क्या यूनिट बना फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इन जनरल जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है न्यूटन। तो न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। और अगर हम कहें कि इसे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखें तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट यूनिट आपको कुछ क्वांटिटीज के पता होने चाहिए वो मैं आपको लिस्ट करवाता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो जरा एवरेज बच्चे होते हैं वो पूरा साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स को पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए बेटा ये मैं इन लिस्ट करने लगा हूं। आप अभी से इनकी चीजों की प्रैक्टिस कर लें, सुन लें, अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आगे जब भी आपको इन बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आए या किसी फार्मूले से आपने कोई यूनिट डिराइव करके लाना हो तो आसानी से के साथ कर सके। तो उसके बाद बेटे वर्क डन जो है, वर्क डन या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी, इसका यूनिट सेम होता है। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आप वर्क डन से फार्मूला लिखें जरा। वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डी। तो फोर्स का यूनिट आपने क्या लिखा ऊपर, यहां पर जरा देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहां पर वही लिखने लगा हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर को इन जनरल जो नाम दिया जाता है वो है जॉउल। तो आप किसी भी एनर्जी का फार्मूला उठाएं, चाहे वो सिर्फ एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उनका फार्मूला उठाएं और उनके इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट फार्मूले को निकालें। तो आप देखेंगे कि आपको जो यूनिट मिलेगा वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि जॉउल मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन और एनर्जी का जो फार्मूला है वो सेम है। इसके अलावा प्रेशर का जो यूनिट है वो भी इसके फार्मूले से निकाला जा सकता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स किसके बराबर है, ऊपर से देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर आकर, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे इन जनरल जो नाम दिया जाता है मेरे बच्चे, इस यूनिट को ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल, एक पास्कल को अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखना हो तो वो बनता है किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चे आप और भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज को उठा के उनके फॉर्मूलाज लिखें और उन्हें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट निकालें और फिर देखें कि इन जनरल उनको क्या कहा गया है। आप इस टेबल की प्रैक्टिस करें। यही वो क्वांटिटीज हैं जो कि आगे जाकर आपके डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस हम करने वाले हैं। तो आपको ये मुश्किल ना हो आगे जाकर इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें। उसके बाद जो बच्चे हम डिस्कस करते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पीछे नहीं बताया,
उसके बारे में कि अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर साइंस ने जो फिजिकल क्वांटिटीज बनाई हुई हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे मेजर किया था स्टार्ट में कि एक लेंथ का यूनिट अगर मीटर है तो उस मीटर को कैसे मेजर किया जाता था, ये चीज जानना बड़ी जरूरी है। तो जो इसका थॉट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर वो कुछ इस तरीके से बनता है कि व्हाट इज प्रोसीजर टू मेजर बेस क्वांटिटी। साइंस जो है वो कौन सा प्रोसीजर चूज करती है कि बेस क्वांटिटीज को मेजर किया, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है तो एक मीटर कितना है कैसे डिफाइन किया गया, इसको बेटा 2 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो स्टेप है वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। जो दूसरा स्टेप है वो है प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड को मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम देखें प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग से क्या मुराद है। प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग है कि आपने अगर 1 किलो फिक्स कर लिया है कि वो इतनी क्वांटिटी है, तो अब 1 किलो के बदले में अगर आपने एक लोहे को यूज किया है तो एक लोहे का 1 किलो बना लिया अगर आपने और आप उससे चीनी मेजर करने लगते हैं तो आपको तराजू बनाना पड़ेगा। तो दैट इज प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। एक साइड पर हम 1 किलो का लोहा रखेंगे और दूसरी साइड पर चीनी रखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उस 1 किलो को अपने हाथ में उठाकर बैठ जाएं और कहें कि हम अब इस साइड पर चीनी रखेंगे तो मेजर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। यानी कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटी फिक्स कर ली है उसको प्रोसीजर होना चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सकें या मेजर कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि कपड़े वाली दुकान के ऊपर एक जो दुकानदार होता है उसके हाथ में एक मीटर होता है, वो उससे कंपेयर करता है कपड़े को 4 मीटर 5 मीटर जितना जरूरत होता है वो आपको उतना काट के दे देता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने हाथ से उसको मेजर करना शुरू कर दे। तो दैट इज प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। उसके बाद है बेटा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि हम जो भी स्टैंडर्ड चूज करते हैं किसी भी चीज का, जैसा कि आपने अगर 1 किलोग्राम का मैस बनाना है तो आप एक ऐसी चीज चूज करें जो कि हर किसी तक एक्सेसिबल हो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आप 1 किलो का वजन बना लें और उसे यूरेनियम का बना डालें और पूरी दुनिया को कहें कि जहां जहां भी 1 किलो का मैस आपने यूज करना है वो यूरेनियम का बना हुआ होना चाहिए। तो दुनिया के तमाम मुल्कों में यूरेनियम तो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड का चूज करें आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो एक्सेसिबल हो, हर शख्स तक उसकी पहुंच हो, दुनिया के हर मुल्क में वो सरवाइव कर सके। और उसके बाद जो सेकंड इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड की वो है क्वालिटी है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड की वो है इनवेरिएबल होना चाहिए उसे, यानी कि वो बदल ना जाए। ऐसा ना हो कि आपने 1 किलो लोहे का जो स्टैंडर्ड है वो चूज किया और कहीं किसी जगह के ऊपर टेम्परेचर डाउन हुआ तो 1 किलो का मैस अब मजीद 1 किलो का नहीं रहा, उसकी क्वांटिटी में कमी आ गई है। अगर हम ऐसा करें कि हम किसी रबड़ को स्टैंडर्ड यूज करें मास मेजर करने के लिए, तो जब गर्मी आती है तो रबड़ फैल जाती है, तो वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं रहेगी, वो वैरी हो जाएगी। तो इट शुड बी जो स्टैंडर्ड आप चूज करें उसे एक्सेसिबल होना चाहिए और उसे इनवेरिएबल होना चाहिए। तो बोर्ड में बेटा अक्सर ये 2 नंबरों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उम्मीद है बेटा आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इसकी जो मैंने आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में कहा है आप इनकी प्रैक्टिस करें घर में, डिफरेंट फार्मूलाज को लिखें और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स निकालें और फिर उनके जनरल नेम्स को देखें अपनी बुक को उठाकर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।